पंचायती राज अधिनियम, एक है म्युनिसिपैलिटी एक्ट। तो तुमसे पूछ रहा है कि म्युनिसिपैलिटी एक्ट जो कि मैनेज करता है, जिसके थ्रू मैनेज होते हैं नगर निकाय, वो अधिनियम झारखंड में कब आया था? क्योंकि उसका चुनाव होने वाला है। पंचायती राज अधिनियम कब आया था? चलो बताओ गौतम, यही बता दो। अगर तुमको म्युनिसिपैलिटी वाला ध्यान में नहीं है तो पंचायती राज एक्ट, क्योंकि देखो जो वीडियो होगा वो क्या होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहाँ पे? पंचायत समिति पे। तो थोड़ा ये पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए। अच्छा, रास्ते में है, ठीक है ठीक है। चलो विशाल, तुमसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है अब तुमको 4-5 क्वेश्चन तुमसे होगा। पहले तुम ये बताओ कि झारखंड म्युनिसिपैलिटी एक्ट कब पारित हुआ था, और दूसरा फिर तुम बताना पंचायती राज अधिनियम यहाँ पे कब बना, फिर बाकी क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे। सर पंचायती राज अधिनियम हमको पता है 2001 में बना था। और उसमें 10 साल जोड़ देगा ना, 2011, तो 2011 का यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी एक्ट है। ठीक है। अच्छा अच्छा। ट्रिपल टेस्ट से तुम क्या समझते हो विशाल? ट्रिपल टेस्ट में सर ओबीसी आरक्षण को लेके है। झारखंड में नगर निकाय को जो चुनाव होने वाला है उसमें ट्रिपल टेस्ट से संबंधित मुद्दा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन है, आदेश है, जिसमें ये कहा गया है कि ट्रिपल टेस्ट जो म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन होगा उसमें ट्रिपल टेस्ट किया जाएगा। इसके अंतर्गत है कि सबसे पहले ओबीसी का ये होगा, कमीशन बनेगा, वो सर्वे करेगा, सर्वे के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण किसी भी कीमत पे 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए, और उसका फिर समय के बाद यानी कुछ समय के बाद उसको वैल्यूएशन भी करना। तो यही ट्रिपल टेस्ट से संबंधित बात है। आरक्षण के अंदर आरक्षण मतलब सब कैटेगराइजेशन विद इन रिजर्वेशन, इससे तुम क्या समझते हो? इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी उदाहरण स्वरूप अगर अगर ओबीसी में अगर किसी को आरक्षण दिया गया 27%, तो उसमें अगर कुछ कम्युनिटी को छांट लिया जाए कि किसी को 10% दे दिया जाए आरक्षण, किसी को 15% आरक्षण दिया जाए, तो उसी को कहेंगे आरक्षण के अंदर आरक्षण। जैसे एससी सुप्रीम कोर्ट ने अभी जजमेंट दिया था शेड्यूल कास्ट को लेके कि उनको अगर किसी को आरक्षण मिल गया है तो उनको आरक्षण से हटा के दूसरा कम्युनिटी को जो उसमें है उनको देना चाहिए आरक्षण। तो वही है आरक्षण के अंदर आरक्षण। कौन सा स्टेट है जो अपने यहाँ जो है आरक्षण के अंदर आरक्षण वाला प्रावधान कर दिया है, फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट शेड्यूल कास्ट के अंदर किया? हाँ, तेलंगाना है, सही है। और कौन सी कमिटी थी जो कि जिसने रिकमेंड किया था कि ऐसा होना चाहिए था? हाल ही फिलहाल में कौन सी कमिटी है जिसने ऐसा रिकमेंड किया था? ढेबर कमेटी सर। नहीं नहीं, जी रोहिणी नहीं। कमेटी, ठीक है, 341 के अंदर जो बना था ना, जी रोहिणी कमेटी, उसने किया था। अच्छा अच्छा, सॉरी सर। कोई बात नहीं। झारखंड में प्री इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है एक कांग्रेस का सेशन हुआ था, बता सकते हो कौन सा? 53वां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सर, रामगढ़ में हुआ था। हाँ, सही है। उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष अध्यक्ष नहीं पता सर। अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं कि दो लोग जो है ना, सभी पूछेंगे अभी तुमसे, बता दो सभी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। उसके बाद ये बता दो कि चूंकि दो लोग जो है वो हिस्ट्री के हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, हम तुमको ये ऑप्शन दे रहे हैं, तुमको अरेंज करना है, ठीक है? कैबिनेट मिशन, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, सजाओ। सर पहले अगस्त ऑफर हुआ, फिर क्रिप्स मिशन हुआ, फिर कैबिनेट मिशन हुआ। किसके फेलियर के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था? क्रिप्स मिशन के सर। हाँ, ठीक है। जो कराची सेशन है 1931 वाला, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? कराची अधिवेशन में सर नहीं याद है सर, नहीं याद है। कौन बताना चाहेगा? कराची सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है 1931 वाला। सर फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक से रिलेटेड कुछ था जो मुझे याद नहीं आता है। ठीक है ठीक है, अभिषेक बोलो। सर वही फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड था कराची सेशन। सरदार हाँ वल्लभ भाई पटेल जवाहरलाल नेहरू से प्रस्तुत किए थे उसमें। हाँ, और फंडामेंटल उसके राइट रिलेटेड था वो। बिल्कुल, और उसके पहले जो 26 जनवरी वाला है ना, उसको भी मतलब वहां पे अप्रूवल मिला था कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे 1931 वाला। और इकोनॉमिक राइट्स, फंडामेंटल राइट, दोनों पे मतलब बात हुई थी, तो इसलिए वो सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है विशाल। भारतीय संविधान में जो संशोधन का प्रावधान अमेंडमेंट का, वो कहाँ से लिया गया है? सर जर्मनी से। ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं?
कौन लोग राष्ट्रपति पार्टिसिपेट करते हैं? हम राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य। ठीक है। अभी हाल ही में जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए गवर्नमेंट जो है एक मोशन लाने वाली है। क्या प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने का? सर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया संसद में शुरू की जा सकती है। उसमें संसद में राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी इसको शुरुआत किया जा सकता है। उसके लिए जब अगर किया जाएगा तो महाभियोग किस लिए लाया जा रहा है उसको मेंशन करना होगा। और राज्यसभा में 50 से अधिक मेंबर का साइन होना चाहिए उनके उस मोशन को लाने के लिए। और लोकसभा में? लोकसभा में कितना मेंबर का साइन होना चाहिए नहीं पता है। ठीक, डबल। 100 होगा सर। हाँ 100। क्या 100 उधर? उसके बाद बताओ, सही जा रहा है? और वो दोनों अलग अलग दोनों से, राज्यसभा से और लोकसभा से, अगर वो 2/3 बहुमत से पास हो जाता है और उसको राष्ट्रपति अपना अप्रूवल दे देते हैं तो उनको उस पद से हटा दिया जाएगा। मतलब इसमें ये भी है कि जैसे ये तो खुद गवर्नमेंट ला दी है, नहीं तो कोई और मोशन लाता है तो ये स्पीकर पे है कि उसको मोशन को एंटरटेन करता है कि नहीं। एंटरटेन करता है तो फिर उस पर वोटिंग होगा। और जो तुम बात बोला कि जो है उसके बाद एक कमिटी जब इंटरटेन कर लिया तो कमिटी बैठेगा, अपना रिपोर्ट सौंपेगा, उस पर वोटिंग होगा, उसके बाद जो इसको हटा दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा विशाल, तुम ये बताओ, तुम्हारा ग्रेजुएशन क्या सब्जेक्ट है? लोक प्रशासन। लोक प्रशासन ना? ठीक है। हाल ही में हम लोग सुन रहे हैं कि जो पीएमओ है वो सुपर कैबिनेट होते जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? सर, कैबिनेट का काम, कैबिनेट जो होती है सेंट्रल लेवल में इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, जिसके माध्यम से देश के जितने भी नीति बनना है वो कैबिनेट के डिसाइड करता है। पर वर्तमान में क्या हो रहा है, चूंकि प्रधानमंत्री जो है वो काफी शक्तिशाली हो गए। प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो विदेश नीति को लेकर हो, चाहे अर्थ नीति को लेकर हो, चाहे किसी भी नीति को हो, वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है और वो सेंट्रल लेवल पे आता है तो प्रधानमंत्री को मदद करने के लिए जो पीएमओ है वो काफी पावरफुल हो गया है। तो इसी कारण से पीएमओ सुपर कैबिनेट का दर्जा दिया जा रहा है, क्योंकि जितने भी पॉलिसी। सही है, बताओ आगे। और सर, हमारे जितने भी है, खासकर राज्य में भी अगर कोई स्कीम चलती है तो उसका सीधे मॉनिटरिंग पीएमओ करता है। और किसी भी तरह का अगर कोई भी मैटर अगर कहीं किसी भी मंत्रालय में फंसा है तो उसको पूर्णतः निकाल के उसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी पीएमओ अपने हाथ में ले लिया है। इसी कारण से पीएमओ हमारे सुपर कैबिनेट की भूमिका में है वर्तमान में। चीफ सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी में क्या अंतर है? सर, चीफ सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी में सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि कैबिनेट सेक्रेटरी जो स्टेट सेंटर लेवल पे होता है वो जितने भी सचिव होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है उनके बीच में। जबकि चीफ सेक्रेटरी जो होता है सभी सचिवों का प्रमुख होता है, राज्य स्तर पे होता है। और सर, चीफ सेक्रेटरी को सब सचिवों में प्रथम कहा जाता है, पर कैबिनेट सेक्रेटरी को सभी सचिवों में प्रथम नहीं कहते हैं। वो प्रमुख जरूर होता है, उसको प्रथम नहीं करते हैं। और कैबिनेट सचिव का जो पद होता है वो पूरे राष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है चीफ सेक्रेटरी के कंपैरिजन में। चाणक्य के सप्तांग थ्योरी के बारे में आप क्या जानते हैं? सप्तांग सिद्धांत के बारे में? सर, नहीं जानते, जानकारी नहीं है सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलो अब जो है स्वामी को पूछते हैं, फिर अभिषेक से आएंगे। गौतम तक तुम पहुंच जाओ यार, रास्ता में ट्रेवल करा, जल्दी से पहुंच जाओ। चलो स्वामी रेडी, अब तुम्हारा काउंटडाउन स्टार्ट होता है। स्वामी तुम Yes, sir. मान लो कि गुमला या सिमडेगा जैसे जगह में तुमको जो है एज ए वीडियो तुमको जॉब मिला है, जो कि अपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग Yes. के लिए बदनाम है, मानव तस्करी के लिए। ठीक है, तो तुम क्या मतलब वहां पे क्या स्टेप तुम्हारा रहेगा इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए? यस सर। सबसे पहले तो सर मैं ब्लॉक लेवल पे कोऑर्डिनेट करूँगा, जो भी पंचायत के लोग हों, पुलिस हो, एक कोऑर्डिनेट करूँगा और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एरिया देखूँगा, क्योंकि मेरा जो एरिया है वो ब्लॉक ही है। तो मैं एरिया को आइडेंटिफाई करूँगा कहाँ-कहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग ज़्यादा होता है। दूसरा चीज़ है कि रीज़न हम खोजेंगे कि किस लिए ज़्यादा हो रहा है। दैट मीन्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई ना कोई रीज़न होगा, आइदर इकोनॉमिक रीज़न होगा या सोशल रीज़न होगा, तो उस रीज़न को काउंटर करेंगे। थर्ड जो है, हम अल्टरनेट व्यवस्था करेंगे जो कि
वो लोग को कोई इकोनॉमिक हेल्प दे, और जितने भी गवर्नमेंट के सोशल सेक्टर स्कीम है वो जो, और उसको हम कोशिश करेंगे कि इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि लोगों का जो है पलायन या कोई भी कारण से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो भी कारण है, हो सके झूठ बोल के लेके चले जा रहे हैं, मतलब काम के जो झूठ का एक देते हैं हम, कि हम बाहर काम देंगे आपको और उसी बोल के ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, तो उसके चलते हम वहाँ पे कोशिश करेंगे कि जितने गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जैसे सीएम सारथी स्कीम हुआ और प्रधानमंत्री कौशल विकास हुआ, और जितने भी है स्किल डेवलपमेंट हुआ, या सेल्फ हेल्प ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर करेंगे। सेकंड, हम देखेंगे कि वहाँ और चूँकि वो गुमला और सिमडेगा जो है एक मिलेट बेल्ट भी है, तो कोशिश करेंगे कि हम मिलेट को ज़्यादा से ज़्यादा अ, कल ही वाला मिस्टेक तो आज तुम फिर किया। मतलब देखो, उनके पास ज्यादा समय नहीं है तुम्हारा पॉइंट सुनने के लिए। जो तुम्हारा एकदम हाँ स्ट्रिक्ट सर, हाँ पॉइंट है सर। ना, हाँ उसको तुम लाओ। कल भी तेरा सेम मिस्टेक हुआ था, आज भी सेम मिस्टेक हुआ, ठीक है ना। हाँ, तुम कोशिश करो, जब तुमको जवाब देना ना, तुरंत जवाब मत दो। तुम अपना जो गोल्डन पॉइंट है उसको स्टार्टिंग में रखो यार, क्योंकि वही बात है। हड़बड़ हड़बड़ में लोग सवाल पूछेगा। 70 लोग का इंटरव्यू लेना है लगभग लगभग, ठीक है, 60 से 70 लोग का। तो तुम अगर अपना जो मेन पॉइंट है, तुम थोड़ा स्कीम स्कीम लाता है और जो भी चीजें हैं, तो बहुत सही रहेगा। कारण तो मोटा मोटी मालूम ही है यार, कि गरीबी है, बेरोजगारी है। तो ये जो तैयारी कर रहा है उसको पता है कि ये सब कारण है। तो और उसको तुमको ये अगर नहीं बताया होता कि किसी ब्लॉक में दे रहे, तब तुम बोलता कि हम वहाँ पे सामाजिक आर्थिक स्टडी करेंगे। तुमको बोल रहा है कि लातेहार गुमला, मोटा मोटी जो है उसका सेम ही अच्छा। पोजीशन है, यस ठीक है। सर, तो यस अब सर, तुम यस सर। सॉल्यूशन पे आओ। हाँ, प्रॉब्लम तो पता है कि हाँ भाई हाँ, इस रीजन में हाँ, नहीं है, इसके प्रॉब्लम लोग जा रहे हैं, हाँ। जब एरिया स्पेसिफिक बोल दिया तो प्रॉब्लम तो हमको पता ही है। हाँ, तो वो अवॉइड करो। और जो तुम बोला ना कि जैसे मिलेट का पॉइंट्स लाया बाद में, या फिर रोजगार का पॉइंट लाया, तो उसको सुन के, अपना स्कीम सुन के बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, कि गरिमा परियोजना चल रहा है, या फिर जो है सामाजिक कुरीति निवारण चल रहा है। और तुम बोल सकते हैं सबसे पहले कि सर, जैसा हम जानते हैं कि यहाँ पे जो है रोजगार की कमी है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो इसकी वजह से पलायन है। तो हम लोग जो भी गवर्नमेंट स्कीम चल रहा है उसको टैकल करने के लिए उसको ठीक से इम्प्लीमेंट करेंगे। और एक बहुत अच्छा जो अभिषेक आनंद पॉइंट बोला था कि सर, जैसे गवर्नमेंट करती है कि आपकी सरकार आपके द्वार, तो उसको हम अपने यहाँ करवाने की कोशिश करेंगे। महीने में कम से कम 1 बार, जो 2 बार जो है, कम से कम 15-15 दिन पे हो। और लोग को अपना नंबर भी जो है शेयर करेंगे, ताकि वो खुल के अपने प्रॉब्लम जो है, मतलब अपना, मतलब अपना रख सके, ठीक है। सर सर हम यहाँ पे कुछ बात कहना चाहेंगे, पॉइंट जो आप बताया। हाँ, सर लातेहार पोस्टेड ऑन लातेहार में मैंने देखा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, हाँ। खासकर बच्चों का, महिलाओं का। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग रूरल एरिया में होता है, रूरल एरिया से। तो हम्म। हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में वहाँ पर पंचायत होता है। हाँ, हाँ। अगर हम पंचायत की चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें, और पंचायत में जो वार्ड पार्षद है और जो हमारे ये हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे अगर कोऑर्डिनेट करके बेटर वे से हम करें कि आपके यहाँ से कोई ट्रैफिकिंग नहीं हो, अगर ट्रैफिकिंग की घटना हो रही तो आप रिपोर्ट कीजिए, और जो इसमें कल्प्रिट है उसको आइडेंटिफाई करके हम लोकल पुलिस से कंसल्ट करें, ताकि वो किया ही नहीं जाए। अगर किया जाए तो क्या क्या उनके प्रॉब्लम आ रहे हैं, किस घर से हो रहा, वो अगर पंचायत सचिव मेरा एक्टिव रहेगा और मेरा अगर मुखिया एक्टिव रहेगा, तो हम वहीं पे उसको सॉल्व कर लेंगे। वो यानी कि जर्मिनेट ही नहीं करेगा वहां पे प्रॉब्लम, ठीक है। ये होना चाहिए, क्योंकि हम देखें। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, अगर एनजीओ वहां पे कोई अच्छा काम कर रही है, जैसे हमारे यहाँ पे इनका एनजीओ काम कर रहा है, जो आपके जिनको ये नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, अगर वो एनजीओ वर्क कर रहा है तो उसमें, और सब एनजीओ को हम लोग अपने साथ लेकर बेटर कोऑर्डिनेट करेंगे ग्राउंड लेवल पे, ताकि किसी को कोई भी काम करना है या कुछ भी वो लोग कर रहे हैं, तो उनको वहां पे, वहीं पे उनको सेटलमेंट किया जाए, ताकि वो बाहर ही नहीं जाए। ठीक है विशाल, ये पॉइंट तो तुम सही बोला, लेकिन ये तुम हो रहा है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है तुम उसको रोक, मतलब जो कल्प्रिट है उनको रोकने के लिए। लेकिन जो मेन रूट कॉज है ना, कि आपको जो है वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जैसे होता है ना कि जो सखी मंडल वाला बात बोला था, कि उनको कुछ कुछ जो है, जैसे होता नहीं है कि मैया समाज योजना का क्या रिलेवेंस है। नो डाउट इवन ये अपने जो राज्य के फाइनेंसर है उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाला है। लेकिन अभी जो रिपोर्ट सामने में आई कि इसके वजह से बहुत हद तक जो मानव तस्करी है, क्योंकि छोटे छोटे अमाउंट के लिए 7,000 8,000 के लिए लोग बाहर मतलब निकल जा रहे थे। तो नो डाउट ये एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट किया है, लेकिन ये बहुत सारे प्रॉब्लम को टैकल किया। तो तुम जो स्टेप बताए वो सुपर्ब है, लेकिन वो एक साइड से है। जैसे होता है ना कि नक्सलिज्म कंट्रोल करना है, तो हम ऑपरेशन डाका बेरा, ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाएंगे, तो ठीक है, आप नक्सलवाद को मार दीजिएगा, नक्सलवादी को। लेकिन फिर कुछ नया पनप के सामने में आएगा ना,
तो ये पंचायत के साथ मिलके काम करेंगे, सुपर्ब है। लेकिन जो रूट कॉज है वहां पे गरीबी, बेरोजगारी, उसका हम कुछ मतलब निदान निकालेंगे। और जो भी मतलब होता है ना कि ऐसा नहीं है कि आपके पहले जो वीडियो रहे हैं, ये मतलब ये भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, कोई ऑफिसर ही बताए थे कि आप जहां भी आपका पोस्टिंग होगा तो जो भी पुराना वीडियो रहते हैं वो अपना एक रिपोर्ट सबमिट करके जाते हैं। तो हम जब सर वहां जाएंगे तो मेरे जो प्रीडिसेसर रहे हैं उनके रिपोर्ट को हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, लोगों के साथ मिंगल करेंगे। उसके बाद जो है इस पे 2 स्टेप या 2 वे में सर काम करना चाहेंगे। एक, जो कल्प्रिट्स हैं, क्योंकि हर एरिया में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज को मतलब संलग्न रहते हैं, उनको ट्रैक करके पकड़ने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, जो मूल रूट कॉज है गरीबी, बेरोजगारी, उसको सर हम और मतलब रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं वो और अच्छे से लोग तक पहुंचे, लोगों में जागरूकता हो, और शिक्षा और स्वास्थ्य पे भी जो है विशेष फोकस करवाएंगे। क्या ऐसा 2 स्टेप बोल सकते हैं ना अभिषेक, प्रशांत, यस विशाल? सर, ये हाँ सेकंड वाला पार्ट तो ये तो ऑलमोस्ट सारे इशू में भी हम लोग बोल सकते हैं ना, सेकंड हाँ, वाला ये बेरोजगारी का कम बिल्कुल करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये मोटा मोटी ना बहुत सारे जो एविल्स हैं उनका तो कॉज है ही, तुम है ही यहाँ पे, नहीं बोलते हैं। एक जो वीडियो बना है कि क्या क्या गांव का जो एविल्स है उसमें डेवलपमेंट नहीं होना, रोजगार नहीं मिलना, ये सब तो मेन कारण है कि लोग जो है नक्सलवादी बने, और उसके बाद अलग अलग जो है चीजें हैं, तो है ही है। और सर एक चीज और पूछना था, जैसे कि एज ए वीडियो हम लोग जनता दरबार भी करवा सकते हैं क्या वहाँ के लोगों की समस्याओं को जानने के लिए? हाँ, ठीक है। उस लेवल पे नहीं जिससे आप सीएम कराते हैं, उस वैसा तो नहीं करा सकते, लेकिन अपने हाँ लेवल पे। मतलब, हाँ हाँ बिल्कुल। देखो यहाँ पे ठीक। क्या होता है ना, जैसे अभी हम ही लोग भाई का मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना था, तब गए 9 साढ़े 9 बजे ना, तो 1:30 में जाके जो है बाबू साहब मतलब आए, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेसी है वो एसेसिबल नहीं है। ई गवर्नेंस का तो बात छोड़ दो, उसका तो अलग है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जिसको डिजिटल लिटरेसी या डिजिटल अवेयरनेस उतना नहीं है, तो उसको फिजिकली मिलना और जो है ये सब करना ही आता है। तो मान लो हम लोग गए और वहां पे जो अधिकारी मिल नहीं रहे हैं, मिल भी रहे हैं तो बहुत ही एडमेंट टाइप से जो होता है ना वैसा कर रहे हैं। देखिए एक तो रेलवे वाला बंदा रोते रह गया, सीओ साहब जो है उसका सर्टिफिकेट को मतलब कंसीडर ही नहीं किया, उसका जॉब मतलब नहीं लगा रेलवे में। तो कहीं ना कहीं एक ऑफिसर अपने बिहेवियर से चाहे वैसे एक गैप भी बना लेते हैं कि मतलब लोग एसेसिबल एक नहीं फील कर पाते हैं। एक गैपिंग जो है ना वो रहता है गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो अपने लोग हैं उनके बीच में गैपिंग मतलब रहता है। तो ये अपना 3-4 पॉइंट हम लोग जो है वो रख सकते हैं। मैक्सिमम चीज में शॉर्ट टर्म मेरा क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म क्या रहेगा, क्योंकि होता है ना कि जवाब तो 864 लोग देंगे ही देंगे, 864 लोग तो आंसर करेंगे ही करेंगे, लेकिन जैसे आप वहाँ कुछ स्पेसिफिकनेस लाएंगे, जैसे अभी विशाल ये पंचायती राज वाला बात किया तो बहुत सही है, क्योंकि पंचायत समिति के स्तर पे जो है आपका बीडीओ है और बहुत सारा गांव जो है उनके अंदर में है, ठीक है ना, जो उनको वहाँ पे रिपोर्टिंग करता है। तो वो बीच में किसी ना किसी को विजिट कर ही सकते हैं, वहाँ का जो भी ग्राम पंचायत है उससे बात करके कि आपको ये ध्यान देना है, नहीं तो कुछ पेनल्टी या कुछ भी वैसा करके थोड़ा स्ट्रिक्टनेस जैसा जहाँ पे रहेगा वैसा कर सकते हैं, तो बात बन जाएगी। क्योंकि देखो जो लोग काम कर रहे हैं ना उनका एक अलग इंसाइट है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी में कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। अब विशाल भाई लोग का पोस्टिंग लातेहार में है तो वहां पे देख रहे हैं कि हाँ क्या क्या कैसे कैसे किया जा रहा है, तो अच्छा है, ठीक है। सौमिक, ये बताओ टैक्स से क्या समझते हो? टैक्स। टैक, टीएसी, टैक। यस सर। सर ये है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, जो कि आर्टिकल 244(1) के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि हर शेड्यूल एरिया में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होगा, जो कि गवर्नर को सलाह देगा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए हम लोग क्या वेलफेयर कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट इंक्लूडेड शेड्यूल है। ट्राइब, सॉरी। हाँ, नो, सॉरी, शेड्यूल ट्राइब। और जो है यहाँ का जो टैक है उसके हेड कौन है? सर चीफ मिनिस्टर, उसमें कितने रीजनल सदस्य सोलन। होते हैं, मेंबर्स कितने होते हैं?
सर नॉर्मली प्रोविजन है 20 मेंबर्स का, लेकिन हमारे झारखंड में जो है वो टोटल 19 है। अच्छा, एक और चीज है, फॉरेस्ट राइट एक्ट, वो अपने यहाँ ठीक से चल नहीं रहा था। एक तो पहले तुम ये बताओ, फॉरेस्ट राइट एक्ट में कितने टाइप का राइट्स मिलता है वन अधिकार अधिनियम में? सॉरी सर, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2016 में पारित हुआ था, ये पता है, बट इसका 16 में? देखना पड़ेगा। 2006। हाँ, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट जो है एक स्कीम चलाई है, झारखंड सरकार, क्योंकि झारखंड का परफॉर्मेंस जो है बहुत खराब है फॉरेस्ट राइट एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में। तो बता सकते हो कि कौन सा स्कीम है? सर ऐसे गेस कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। पीएम जनवन योजना, सीएम जनवन योजना। नहीं नहीं, वो नहीं है। ठीक है विशाल, बोलो। अबुआ दिसोम वन अधिकार, अबुआ दिसोम। क्या ये बहुत इम्पोर्टेंट है? जब ये देखा गया कि छत्तीसगढ़ और बाकी कंपेरिजन में हम लोग का परफॉर्मेंस पुअर है, तो होता नहीं है, उसके बाद सीएम साहब खुद जो है इसको स्टार्ट कराएं। क्या विशाल कुछ बोल रहा है? नहीं कि आपको जो है समिति बनेगा हर लेवल पे, ताकि जैसे होता है ना कि बाकी जगह अगर मान लो 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं फॉरेस्ट एक्ट के लिए, तो बाकी जगह में मान लो 35% 40% को मतलब मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर जो है एप्लीकेशन को वेरीफाई नहीं किया जा रहा है, फिर कुछ करप्शन भी है, तो उसके वजह से ठीक ढंग से जो है ना राइट्स मिल नहीं पा रहा है। तो ये सब जगह जो है डोमेन में आने लगा कि झारखंड पूरा परफॉर्मेंस कर रहा है। इसको देखते हुए 2023 में जो है अबुआ वीर दिसोम अभियान जो है वो चालू किया गया है कि हर स्तर पे आपको एक वन समिति रहेगा जो कि देखेगा ग्राम सभा के साथ मिलके, फिर उसके ऊपर मतलब हर टीयर पे एक समिति रहेगा जो कि देखेगा कि प्रॉपर तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है या नहीं करवाया जा रहा है। ये बताओ विशाल, फॉरेस्ट राइट एक्ट में कितने टाइप के राइट्स मतलब दिए गए हैं? सर टाइप नहीं सर, इस जानकारी तो नहीं है कितने टाइप का अधिकार दिया गया। सर मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन बोलूं, एक इंडिविजुअल राइट और कम्युनिटी राइट शायद दिया गया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक मतलब इंडिविजुअल स्तर पे दिया गया है, और कम्युनिटी में दो टाइप का राइट है। एक कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट है कि आपको वन का जो है मैनेजमेंट करना है, और एक है आपका कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट। ठीक है, मान लो कि बोर्ड में किसी को मन ही कर गया कि थोड़ा जो है यहाँ पे जंगल और जो है जनजाति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वन अधिकार अधिनियम, तो थोड़ा पूछ लेते हैं। तो ये बेसिक प्रोविजन जो है कि 2006 में लागू हुआ। इसमें दो टाइप का राइट का बात किया गया है, एक इंडिविजुअल स्तर पे, एक कम्युनिटी स्तर पे। और चूंकि ये यहाँ पे ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था, तो अबुआ वीर दिसोम योजना जो है वो चलाया गया है। अच्छा सर, इसमें एक प्रॉब्लम भी है, अभी हम देखे हैं सर, इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ग्राउंड में। इसमें बोलो, इसमें सर बताओ। सबसे बड़ा बात है ना, लैंड रिकॉर्ड ही नहीं है। सबसे बड़ा बात है इसमें, राइट देने के लिए बहुत जगह लैंड रिकॉर्ड खोजा जाता है कि आप 75 साल से वहां रह रहे हैं, उसका क्या प्रूफ है। सही बात बोला। वो है ही नहीं बहुत लोगों के पास। तो उसमें क्या है कि पेपर में तो बहुत अच्छा, ग्राउंड में इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत खराब है। ये वही हो गया एक ना। जिला में हाँ बोलो। एक जिला में 10 से 15 लोगों को इसका जल्दी राइट नहीं मिल पाता है। जैसे वक्फ बाय यूजर नहीं हो गया, जो विवाद वहां पे आया कि बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो ओरली ट्रांसफर हुए हैं या वक्फ किए गए, उनका कोई डीड नहीं है, और जिसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हटा दी वक्फ उसमें, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर बोला ना कि दो चीज में प्रॉब्लम आ रहा है। एक तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई 5 साल से अगर इस्लाम अपना रहा है तभी ऐसा कर सकता है, और दूसरा जो है वक्फ बाय यूजर वाला, वही दिक्कत यहाँ पे है कि इस पे जो नॉन ट्राइबल है उनको टर्म दिया गया है कि आपको 75 ईयर से आप वहां रह रहे हैं कि नहीं, तो उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। अभिषेक कुछ बोल रहा था क्या तुम? अभिषेक? ठीक है, नेहा तुम कुछ बोल रही थी। अच्छा बोल रहा अभिषेक, तो बोलो। नहीं कुछ नहीं बोल रहा। अच्छा ठीक है। सर वो इंडिविजुअल कम्युनिटी राइट थोड़ा सा ब्रीफ में बता सकते हैं? एक मिनट रुक जाओ, पानी पीने दो फिर बताते हैं। ओ विशाल बताएगा, बोलो। इस बारे में जानकारी नहीं है हमको। अच्छा,
इंडिविजुअल मतलब होता है ना, तो को जैसे 1 to 1 बेसिस पे, वो हो गया तुम्हारा इंडिविजुअल। उसमें हमको लगता है कि 4 हेक्टेयर तक मतलब जमीन दे सकते हैं, ठीक है। और कम्युनिटी राइट में 2 टाइप का राइट है। एक है कि जो पूरा समुदाय है वो मिलके जहाँ पे जंगल है उसको मैनेज करेगा, और दूसरा चीज होता है CFRR, मतलब एक तो इंडिविजुअल बेसिस पे है कि 4 हेक्टेयर तक का भूमि मिल सकता है तुमको, अगर वही तुम दिखा दी कि 75 साल तुम नहीं, मतलब ग्राम सभा वहां का बोला कि 75 ईयर से ज्यादा तुम वहां पे डिपेंडेंट हो और तुम्हारा कोई दूसरा सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं है। किसके लिए? ट्राइबल के लिए। इसमें कट ऑफ डेट कितना है विशाल, बोलो तो। ऑफ डेट सर 2000 दिसंबर 2005 ही है। हाँ, दिसंबर 2005 मतलब कट ऑफ 13 दिसंबर डेट है, ठीक है ना। तो इसके पहले अगर कोई नॉन ट्राइबल उस एरिया में 75 साल से रह रहा है और ग्राम सभा उसको बोला तो मतलब उसको अधिकार मिलेगा। और जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उसके लिए 75 साल का नहीं है, बस उसका वही होना चाहिए कि वहां पे रहता है और ग्राम सभा को ये पावर दिया गया है कि ग्राम सभा बताया कि हाँ ये इसी एरिया में रहते हैं और डिपेंडेंसी जो है वो फॉरेस्ट और फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे है, तब उनको जो है मतलब राइट मिल सकता है जमीन का। एक बात ये हो गया। दूसरा बोले सामुदायिक अधिकार, तो सामुदायिक अधिकार में कैसा है? 2 टाइप का है। एक आपका CFR है, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, मतलब वन को मैनेजमेंट करने का। और एक आपका है CFRR, मतलब वन में जो भी चीज जैसे हनी हुआ, ला हुआ, जो भी चीज उत्पाद होता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो वो सबका। 1 मिनट थोड़ा रुकिएगा जरा। कॉल आ गया था। तो अभी झारखंड में CFRR नहीं मिला है, इस पे भी विवाद उठ रहा है। तो खैर ये मेंस का एग्जाम है, उतना मतलब नहीं है, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप इतना जान के रखिए कि ऐसा रहता है। कट ऑफ डेट पूछ सकते कि क्या है, 13 दिसंबर 2005। और 2 टाइप के लिए समुदाय के लिए, एक जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनके लिए 75 साल का सीमा नहीं है, उनका यही है कि 13 दिसंबर 2005 से पहले वहां पे रह रहे हो और अपने आजीविका के लिए वहीं पे डिपेंडेंट हो, वहीं पे जो जंगल और जंगल के उत्पाद उस पर डिपेंडेंट हो। यहाँ पे एक दिक्कत क्या है ना, इवन दो ये नियम बन गया है और बोलता है कि फॉरेस्ट एरिया में भी जो है पट्टा मिल सकता है, लेकिन जो फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी है ना वो देना नहीं चाहता है। वही बात हो गई कि विनिवेश, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर का हिस्सेदारी को कम करना है, सरकार मतलब कभी कभी तो लक्ष्य हासिल हो गया है और कभी कभी जो लक्ष्य हासिल नहीं हो पाता है, तो उसमें दिक्कत क्या है कि जो ब्यूरोक्रेसी है ना उसका सपोर्ट नहीं रहता कहीं ना कहीं। तो वैसे ही है कि जो फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी है और ट्राइबल्स में अवेयरनेस नहीं है, जानकारी ही नहीं है। अगर मान लो तुम अपना एप्लीकेशन किसी थर्ड पर्सन से सबमिट करी तो उसका फिर क्या हुआ, वही वाला बात है। सेम प्रॉब्लम किसान क्रेडिट कार्ड वाला जो इतना धांधली चलता है कि किसान को मान लो पहले 3 लाख था, अभी 5 लाख हो गया। जो मिडिलमैन बोला कि आपको हम 1 लाख बैंक से दिलवा देंगे या 2 लाख दिलवा देंगे, और किसान पूरा खुश हो गया। जो मिडिलमैन है वो सेटिंग गेटिंग करके 4 लाख या 5 लाख जो भी है निकलवा लिया, आधा पैसा इधर दिया, आधा पैसा उधर गया। तो एक जो बड़ा इशू है नॉन डेवलपमेंट का, लोगों में जागरूकता की कमी, वो भी है। तो एज ए बीडीओ हम ये भी काम कर सकते हैं कि संडे को या बीच में कभी अपने साइड से बोलेगा कि आपका अपना इनिशिएटिव क्या रहेगा। तो तुम ये बात कह सकते हो कि सर जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ के लोगों में जो है अवेयरनेस की कमी है, तो वही महीने में 1 बार या 2 बार जो है हम अलग अलग जो है गैदरिंग करके
या मीडिया के जो है ऑनलाइन माध्यम से जो है कैसे भी करके जो लोग से जो है वो कम्युनिकेट करके स्प्रेड कर सकते हैं। प्लस तुमको बता ही दिया कि वीडियो केवल ऐसा कॉमन पावर नहीं है, वो पंचायत समिति का एग्जीक्यूटिव हेड होता है। अरे यार चलो अब नहीं आएगा, स्विच ऑफ ही कर दिए, संडे है ना इसी के लिए। तो ये समझ में आया मोटा मोटी कि फर्स्ट राइट एक्ट क्या है नेहा? यस सर। ठीक है। अब जो झारखंड सरकार है ये अलग से अबुआ आवास योजना चलाया है, तो अबुआ आवास योजना जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से कैसे अलग है? सर हम बोले? हाँ बोलो। हाँ सर, अबुआ आवास उन लोगों के लिए है जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं लिए हैं या कोई भी उस तरह का लाभ नहीं लिए हैं, जो छूट गए हैं उन लोगों के लिए सर। और अलग इसलिए है कि उसमें 2 कमरा का मकान मिलता था और इसमें 3 कमरा का मकान मिलता है। और धनराशि में भी डिफरेंस है सर। प्रधानमंत्री वाले में 1.2 से 1.3 लाख दिया जा रहा है और अबुआ वाले में 2 लाख दिया जा रहा है। हाँ सही है। प्लस मनरेगा के अंदर काम मिल रहा है, विसाहित ग्राम योजना का उसको बेनिफिट मिल रहा है, ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट जो है मतलब इसमें अबुआ आवास योजना में जो है सब मिल ये स्पेसिफिकली सर, अबुआ आवास तो स्पेसिफिकली पंचायत एरिया में ही है ना, म्युनिसिपैलिटी में तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं। विशाल क्या बोल रहा है? इसमें किचन भी है। हाँ किचन भी है। ठीक है, अब चलो अंजनी आ गया है, अब 4-5 क्वेश्चन अंजनी से करते हैं। अभिषेक आज तो तेरा ऑफ होगा ना, छुट्टी होगा ना आज अभिषेक? नहीं, छुट्टी तो है लेकिन फर्स्ट हाफ में है, अभी काम है, अच्छा, सेकंड हमको हाफ वही से लगा। ठीक है ठीक है ठीक है, हमको समझ में आया तुम नहीं बोल रहा था यानी कि तुम ऑफिस शायद गया होगा। ठीक है कोई बात नहीं, तुम एज ए पार्टिसिपेंट जो है पार्ट लो, सही है। अंजनी 4-5 क्वेश्चन तुमको पूछे जाएंगे और तुमको जवाब देना है, ठीक है। अंजनी तुम्हारी पोस्टिंग जो है वो कर दी गई है पलामू गढ़वा साइड में, जहां पे माइग्रेशन पलायन जो है एक गंभीर मुद्दा है। तुम्हारा क्या इनिशिएटिव रहेगा अंजनी? सर पलायन को लेकर के जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा वो होगा सर अवेयरनेस। लोगों में जो झारखंड सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लेकर के जो कम जानकारियां उनके कारण भी लोग बाहर चले जाते हैं। इसीलिए जो झारखंड सरकार द्वारा योजनाएं जो लोगों को रोजगार देंगी उसके लिए मैं उनसे अवगत कराऊंगा। क्या आप बता सकते हैं कि जैसे इस पलायन को कंट्रोल करने के लिए झारखंड सरकार क्या क्या स्कीम चला रही है? हाल फिलहाल में क्या क्या कदम उठाए गए हैं पलायन को रोकने के लिए? सर इसके बारे में जानकारी नहीं है, मुझे पढ़ना होगा। इस पे अगर एक एनालिसिस किया जाए तो इस पे अगर किसी भी तरह का रिहैबिलिटेशन हो रहा है, किसी भी तरह का, क्योंकि रिहैबिलिटेशन भी झारखंड में डिवीजन वाइज अलग अलग है। धनबाद का रिहैबिलिटेशन अलग है, पलामू का रिहैबिलिटेशन अलग है। धनबाद का रिहैबिलिटेशन फोर्स्ड रिहैबिलिटेशन है, जो कि पुल फैक्टर कह सकते हैं। पलामू का दोनों है, पुश फैक्टर भी है, पुल फैक्टर भी है। पुश फैक्टर में बहुत सारा वेरिएशंस है।
पुश फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? सबसे पहली है सोशियो रिलीजियस, सोशियो इकोनॉमिक जो बैकवर्डनेस है, हाँ उसके कारण लोग जाते हैं। दूसरा कल्चरल एफिनिटी है, बॉर्डरिंग एरियाज बिहार का है, लोग शादी में या वुमेन्स का ज़्यादा माइग्रेशन अगर देखा जाए प्रपोर्शन टू मेल उस एरिया में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि कल्चरल एफिनिटी ज़्यादा है बॉर्डरिंग स्टेट्स में। तीसरा चीज़ अगर हम देखें तो तीसरा चीज़ है सर कि फॉर अ बेटरमेंट ऑफ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पर परचेजिंग पावर पैरिटी एक इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो परचेजिंग पावर या परचेजिंग डिस्पोजेबल इनकम के लिए भी लोग बाहर जाते हैं। पुल फैक्टर क्या है? पुल फैक्टर एक तरीके का देखा जाए तो चतरा उतरा का जो एरिया है वो सब पूरा जो प्रॉपर एरिया वो सब नक्सलाइट पे का भी प्रॉब्लम पहले से अफेक्टेड है, तो पुल का फैक्टर वो भी है। दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है उस एरिया में, ठीक है। तीसरा जो है क्लाइमेट का एरिया है जो क्लाइमेटरी बहुत ज़्यादा वनरेबल है। पलामू जैसे एरिया में, उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा भीषण ये सही गर्मी बात है। के कारण भी और क्लाइमेट चेंजेस के कारण भी सूखा पड़ता है। तो जो एक कैजुअल लेबर है जो कि राजस्थान, गुजरात, मुंबई में जाता है वो वहीं से जाता है। तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं डिफरेंट। अब उसके लिए सरकार बहुत सारा प्रोग्राम जैसे निकाली है, जैसे एक्सेल प्रोग्राम है, ठीक है। टाटा जो सोसाइटी है वो प्रजा फाउंडेशन के साथ बहुत सारा सोशल एक्टिविटीज में है, कलरली एक्टिविटीज में है, मिडवाइफ्स को नर्सिंग का कोर्सेज करा रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सरकार इसमें काम तो कर रही है। वो अलग बात है कि डेटा अलग है और ग्राउंड पे रियलिटी अलग है, पर ओवरऑल काम तो उस पर चल रहा है डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू। सही है। अभिषेक बहुत अच्छे से बताया। उसके बाद होता नहीं कि कोविड के टाइम पे ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गया जब हमारे लाखों माइग्रेंट्स जो हैं बाहर बाहर से यहाँ पे आए और फिर प्रॉब्लम हो रहा था ये सब चीज़ का। तो गवर्नमेंट 2020 में बिरसा हरित ग्राम योजना, साथ ही साथ चूंकि अचानक से हम इंडस्ट्री तो खोल नहीं सकते हैं, तो अपना कुछ जो फैलो लैंड है, बंजर भूमि, उसको वापस से जो है कल्टीवेट करने के लिए, सिंचित करने के लिए जो है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना ये स्टार्ट की। और स्पोर्ट्स जो है इसको भी बढ़ावा देना और काफी स्कोप भी है। तो पोर्टो हो के अंदर जो है स्पोर्ट्स को इंक्रीमेंट का मतलब बढ़ावा देना, वो सब काम चल रहा है। फिर मुख्यमंत्री साथी योजना है, वो चल रहा है, मतलब उसको चलाया जा रहा है। तो ये सब कुछ कुछ स्कीम्स हम बता सकते हैं, ठीक है। और वही बात है कि पॉइंट को थोड़ा ना स्पेसिफाई करना है और अपना कुछ तो नॉलेज दिखाना ही दिखाना है यार। कुछ तो पॉइंट्स वैसा स्पेसिफिक बोलना ही बोलना है, ठीक है। चलो अंजनी, फिर अब आगे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन का जवाब दो। यहाँ पे सरहुल भी मनाया जाता है, यहाँ पे सोहराय भी मनाया जाता है, दोनों में अंतर क्या है? सर सरहुल जो होता है वो कृषि सरहुल जो होता है वो मार्च महीने में मनाया जाता है और सोहराय जो होता है वो अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। सोहराय कृषि के पर्पस के लिए मनाया जाता है, इसमें राबी फसल को उगाया जाता है। अच्छा, और एक चीज हम बताना भूल गए। गवर्नमेंट जो है ना अभी क्या फोकस कर रही है, जो इंडिया भी फोकस कर रही है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। अब तुरंत से जो है अपने फार्मिंग को हम प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते, तुरंत से जो है किसानों में बदलाव नहीं ला सकते हैं। तो जैसा इंडिया कर रहा है कि भाई आप किसान को जो है ना केवल क्रॉप पे, चूंकि अपना डिजास्टर प्रोन कंट्री है, तो केवल क्रॉप पे निर्भर मत रखो। तो अब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, मत्स्य पालन, मछली पालन, मतलब ये आपका जो है मुर्गी पालन, बकरी पालन, ये सब के लिए जो है पैसा देता है। वैसे ही मुख्यमंत्री का योजना चल रहा है, ठीक है, जिसमें ये सबको प्रमोट किया जा रहा है। और झारखंड को लगता है 4th नंबर पे इनलैंड प्रोडक्शन पे आ गया है। और साथ ही साथ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को सशक्त किया जा रहा है। यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट का स्कोप है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और आपका ग्राउंड स्तर पे जो भी लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए पलास ब्रांड चलाया जा रहा है। वही सखी मंडल का जो हम लोग बात किए थे। तो ये सब काम जो है ग्राउंड स्तर पे किया जा रहा है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम ये 4-5 पॉइंट को रिलेट करके बता सकते हैं कि एक, गैर कृषि कार्यों पे फोकस किया जा रहा है, जैसे वही मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, ये सबको बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ जो है जो कृषि है उतना फिजिबल नहीं है, प्रॉब्लम है। तो हम लोग जो है किसानों को मिलेट्स के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वो भी काम चल रहा है। सरकार जो है 50 करोड़ रुपया दी है। और बिरसाहित ग्राम योजना में क्या हुआ, सबको जो है आम का पेड़, क्योंकि आम का पेड़ को लीस्ट पानी चाहिए। हम देखें कि भाई इसको क्यों सिलेक्ट किया गया, और वो
हर साल बढ़िया मतलब उपज देता है। तो बिरसा हरित ग्राम योजना चलाया गया है और साथ ही साथ जो है अपना एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बता ही दिए, सखी मंडल वाला चीज चल रहा है और ऐसे 3-4 चीज बताना है। स्वामिक बोलो कुछ और पॉइंट तुमको लग रहा है तो बताओ। हाँ, 4th है इनलैंड फिशरीज में झारखंड का पोजीशन। ओके सर। क्योंकि वो मेंस के समय हम लोग देख रहे थे ना कि फिशिंग वाला भी दिया सिलेबस में, तो उसमें पढ़ रहे थे तो वही है, इनलैंड फिशरीज में 4थे नंबर पे है। विशाल क्या ऐड कर रहा है बताओ, आज कुछ पॉइंट्स ऐड तो बता दो, हम लोग को ध्यान में हो जाएगा। सर ये चीज जो है ही है सर, जो आपने बताया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, हाँ जो अच्छा कृषि वानिकी हो गया, चाहे जिसको कृषि वानिकी बोले हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री बोले हैं, और जो आपने बताया कि एलाइड एक्टिविटीज को फोकस किया जा रहा है, एसएमई को बढ़ावा दिया जा रहा है, और रूरल टूरिज्म भी हो सकता है, ग्रामीण जो है ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि उसमें, और जो हमारा कल्चर है, हमारे यहाँ 32 ट्राइब है, अगर उसको फोकस किया जाए, उनका कल्चर को अगर फोकस किया जाए, सामने लाया जाए, तो उससे भी बहुत अच्छा से लोगों को रोजगार भी मिलेगा और कहीं ना कहीं पलायन भी रुकेगा। अगर उनके यहाँ पे कल्चर को देखने के लिए लोग आएंगे, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, डे टू डे एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने के लिए, ये सुपर सब उधर पॉइंट। होता है। हाँ मौसम में होता है। सर देखा जाए सर, डाइवर्सिफिकेशन के लिए तो सर बहुत सारा स्कीम्स भी है और गवर्नमेंट का एंटिटीज भी है, जैसे कि झास्को लैंप हो गया, जाम कोफेड हो गया, ट्राइफाइड हो गया। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए सरकार तो कर रही है बहुत सारा काम। हाँ हाँ हाँ, नहीं कुछ जो है ना वो लोग पक्का से पूछेंगे कि ठीक है आप ऐसा करेंगे तो अभी क्या चल रहा है, तभी हम बोल रहे हैं कि ये सब जो मेन मेन मुद्दा है ना, सारा नहीं फंसेगा, लेकिन एक तो कम से कम फंसेगा, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हो, नक्सलिज्म का हो, इतना सारा प्रॉब्लम है ना, तो वो पूछेगा ही पूछेगा। विशाल ये भी पॉइंट जो है बहुत सही बोला, क्योंकि गवर्नमेंट जो है टूरिज्म को लेके बहुत सारा स्टेप ले रही है, और जो अभी मुख्यमंत्री जो गए स्पेन, टूरिज्म में 5वें नंबर पे है शायद। फिर स्वीडन का भी ठीक ठाक है, लेकिन स्वीडन तो मेन इंडस्ट्री के पर्पज से भी गए थे। तो इस चीज को बोलना बहुत सही रहेगा कि हम लोग जो है अपने टूरिज्म को डेवलप कर सकते हैं। संथाल परगना का एरिया है, इतना ज्यादा बैकवर्ड है, तो तुरंत में तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तुरंत में तो नहीं होगा, लेकिन हाँ लोकल लोगों को अगर हम गाइड करेंगे, प्लस वहाँ पे एक जो होता है कि टूरिज्म कॉरिडोर जो है बनाया जा रहा है, वो सब चीज को कनेक्टिविटी किया जाएगा। जैसे आपका जो देवघर का है वो एक प्लेस है, फिर बासुकीनाथ तो कनेक्टिविटी है, लेकिन फिर उधर तारापीठ जाने के लिए अच्छा कनेक्टिविटी नहीं है, वेट करना पड़ता है ट्रेन का, या फिर जो भी अपना गाड़ी रिजर्व करके जाइए, उतना बढ़िया जो है कनेक्टिविटी नहीं है। तो अगर उस पूरे बेल्ट को कनेक्ट किया जाता है कि आपका देवघर से लेके जो है फिर बासुकीनाथ से लेके फिर तुम्हारा जो मयूराक्षी डैम। ऐसा कॉरिडोर का बात चल रहा है, हाँ जिसमें आपका चतरा हो गया, चतरा है, देवघर है, दुमका है, लातेहार है, उसका जितना भी मंदिर है, इंपॉर्टेंट मंदिर है, चाहे वो इटखोरी का मंदिर हो, बाबा बासुकीनाथ हो, बैद्यनाथ धाम हो, छिन्नमस्तिका हो, उसको मिला के एक होता ना कि रूरल कॉरिडोर बनाया, रूरल टूरिज्म के लिए, जो होता है ना हमारा स्पिरिचुअल टूरिज्म, उसके लिए कॉरिडोर बनाने का बात चल रहा है। वही है, पूछा जा सकता है कि टूरिज्म पे सरकार फोकस करे, टूरिज्म कितने टाइप का होता है, ठीक है, वो भी एक क्वेश्चन बनता है। बोलो विशाल, कितने टाइप का हाँ होता है टूरिज्म? सर, टूरिज्म में तो बहुत तरह का टूरिज्म हो सकता है सर, कल्चरल टूरिज्म हो सकता है, स्पिरिचुअल टूरिज्म हो सकता है, माइंस टूरिज्म हो सकता है, एडवेंचर टूरिज्म हो सकता है, और फिर जाके आपका नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल जो हिल स्टेशन में जाते हैं, उस तरह का टूरिज्म हो सकता है। इस तरह से डिवीजन कर सकते हैं। प्रसाद स्कीम। अच्छा बताओ, अभी हाल ही में, क्योंकि मैक्सिमम लोग का यहाँ खोटा ही है, खोटा के एक बहुत फेमस राइटर का भी मतलब कुछ साल पहले डेथ हुआ है, कौन? मानिक जी थे क्या? मानिक जी का डेथ हुआ है क्या? बताओ। उनका नाम वो लिखे हैं क्या? नाम सर भूल रहे हैं, बोकारो के हैं, नाम भूल रहे हैं। और किसी को ध्यान में है? तुम सही बोल रहा, शिवनाथ प्रमाणिक नाम है, हमको याद नहीं आया था नाम, हमको भी ध्यान में नहीं था। शिवनाथ प्रमाणिक जी रचना का जो है उनका नाम याद नहीं आ रहा था। क्योंकि मैक्सिमम लोग का अच्छा सर, खोटा है ना। हाँ बोलो विशाल। हाँ सर, खोटा से रिलेटेड भी करवा दीजिए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है खोटा से। कोठा वाले सर आएंगे, उसमें वही है कि जो जो फादर किसको बोलते हैं, क्या क्या फेमस वर्क है, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए खोठा में, यही सब तो रहता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो अच्छा अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे तुम्हारा जो भी स्ट्रीम है उसका आप तुम हाँ कैसे प्रशासन में इस्तेमाल कर सकता है, या फिर ये भी क्वेश्चन एक है कि आप जो खोटा
लैंग्वेज पे वर्क किए हैं, इसका प्रशासन में कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं? बताओ। सर खोटा जो है हमारे यहाँ के स्थानीय स्तर पे झारखंड में बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है, जो लगभग 36,000 किलोमीटर तक में बोली जाती है और लगभग 3 प्रमंडल में बोली जाती है। तो कहीं ना कहीं खोटा जो हमारा है कम्युनिकेशन के लेवल पे ऐसा एक बोली और ऐसा भाषा है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा लोग तो कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, खोटा जो है ग्रामीण बोलचाल की भाषा है, तो गाँवों के लोगों के जो हमारे संवेदनाएं होती है, उनकी समस्याएं होती है, उसको हम बेटर वे से समझ सकते हैं। अगर हमको कोई भी पॉलिसी को समझना इम्प्लीमेंट कराना है और उसमें अगर जनता को पार्टिसिपेट करवाना है, तो ये जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो बेहतर साबित हो सकता है। और खास करके जो आपदा का अवसर होता है, जैसे कहीं मान लीजिए किसी तरह की दुर्घटना घट गई, उसको कंट्रोल करने के लिए अगर हम स्थानीय स्तर पे भाषा में बात करेंगे, तो उसको सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास ये एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में काम करेगा। बहुत अच्छा, कॉम्प्रिहेंसिव आंसर। ठीक है। अंजनी, तुम्हारा क्या है ऑनर्स सब्जेक्ट? ग्रेजुएशन किससे है तुम्हारा? सर ग्रेजुएशन मेरा इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में क्या डिफरेंस है? सर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों इंजीनियरिंग का एक पार्ट है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग सेमीकंडक्टर के माध्यम से और होल्स एंड इलेक्ट्रॉन के माध्यम से करंट को फ्लो करवाते हैं। और जब हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो वहाँ पे जो करंट फ्लो होता है वो ट्रांसफार्मर यूज करके, ट्रांसफार्मर के माध्यम से लार्ज मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तक के लिए करंट का ट्रांसमिशन होता है। मतलब एक में केवल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल जो होता शामिल है होता है। बोलो बोलो अंजनी। इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का पार्टिसिपेशन होता है, जिसमें करंट जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में यूज होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में ट्रांसमिशन होता है, जिससे जो हमारे घर में जो बिजली उत्पादन होता है या फिर जो